स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। इंटेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास एक गैर लाभकारी संगठन है। 2. इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 में हुई थी और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास की वार्षिक आम बैठक में अशोक सिंह ठाकुर को इंटेक का नया अध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि अध्यक्ष के रूप में अशोक सिंह ठाकुर का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अब जानते हैं इंटेक के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास एक गैर लाभकारी संगठन है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करना है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 में हुई थी और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, अतः कथन 2 सही है। इंटेक भारतीय कला, वास्तुकला, पुरानी इमारतों, स्मारकों और अन्य सांस्कृतिक संपत्तियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। इंटेक चार्टर को 2004 में अपनाया गया था, जो भारत में विरासत संरक्षण का मार्गदर्शन करने वाले एक आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है। 2. उच्च तापमान अपने आप में घातक नहीं है, लेकिन उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संयोजन, जिसे आर्द्र बल्ब तापमान कहा जाता है, हीट वेव को घातक बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हीट वेव: यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है, अतः कथन एक सही है। उच्च तापमान अपने आप में उतना घातक नहीं होता है जितना कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता का संयोजन, जिसे वेट बल्ब तापमान कहा जाता है, यह हीट वेव को और घातक बनाता है, अतः कथन 2 सही है। वातावरण में उच्च आर्द्रांश के कारण पसीने को वाष्पित होने और शरीर को ठंडा रखने में कठिनाई होती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का आंतरिक तापमान तेजी से बढ़ता है और अक्सर घातक होता है। अगला प्रश्न है, बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। 2. एकवर्थ समिति की रिपोर्ट 1921 की अनुशंसाओं पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 3. भारत की संचित निधि से कोई धनराशि विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त नहीं आहरित की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बजट: संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया, अतः कथन एक सही है। अन्य शब्दों में संविधान में कहीं भी बजट पद का उल्लेख नहीं किया गया है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का लोकप्रिय नाम है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। एकवर्थ समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में एकीकृत कर दिया गया, अतः अब भारत सरकार का एक ही बजट अर्थात केंद्रीय बजट है। विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की संचित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ईरान, जिसे पहले फारस कहा जाता था, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और अरब मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है तथा इसकी पहुंच फारस की खाड़ी तक है। 2. ईरान के उबड़ खाबड़ पहाड़ और विशाल रेगिस्तान उसे अपने पड़ोसियों और बाहरी दुनिया से अलग करते हैं। 3. उत्तर में कैस्पियन सागर के किनारे एक संकीर्ण उपजाऊ पट्टी है, जबकि दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगी निचली भूमि है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ईरान: ईरान, जिसे कभी फारस के नाम से जाना जाता था, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्वी अरब राज्यों के चौराहे पर स्थित है। एक ऐसी स्थिति जिसने इसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है, विशेषकर दक्षिण में फारस की खाड़ी तक इसकी पहुंच के कारण, अतः कथन एक सही है।
ईरान का अधिकांश भाग अपने आश्चर्यजनक लेकिन प्रायः कठोर परिदृश्य के कारण विश्व के बाकी हिस्सों से अलग थलग है, जहां पश्चिम में ऊंचे पर्वत प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करते हैं और पूर्व में विशाल शुष्क रेगिस्तान फैले हुए हैं। अतः कथन 2 सही है। उत्तर में ईरान में कैस्पियन सागर के किनारे एक संकीर्ण उपजाऊ क्षेत्र है, जबकि दक्षिण में तराई क्षेत्र फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी की सीमा पर है, जहां अधिकांश आबादी केंद्रीय पठार के किनारों पर रहती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने का अधिकार देती है, जिसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है। 2. तृतीय न्यायाधीश मामले के बाद केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया ज्ञापन के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को औपचारिक रूप दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से स्थापित किया गया था, जैसे कि द्वितीय न्यायाधीश मामला और तृतीय न्यायाधीश मामला में इसे और अधिक स्पष्ट किया गया था। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने का अधिकार देती है, जिसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है। अतः कथन 1 सही है। तृतीय न्यायाधीश मामले वर्ष 1998 के बाद केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया ज्ञापन के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को औपचारिक रूप दिया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हिंद महासागर से लगे देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। 2. भारतीय महासागर क्षेत्र के वे सभी संप्रभु राज्य जो चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। 3. IORE का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्री परिषद है, जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है। IORE सदस्य देश हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, निवेश और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलों पर कार्य करते हैं। भारतीय महासागर क्षेत्र के वे सभी संप्रभु राज्य जो चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। IORE का सर्वोच्च निकाय मंत्रियों की परिषद है, जिसकी वार्षिक बैठक होती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं? 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 फ्रांस, 3 न्यूजीलैंड, 4 यूनाइटेड किंगडम, 5 संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 3, 4 और 5, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2, 3 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1, 3, 4 और 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 5 आइज अलायंस। 5 आइज आसूचना साझाकरण गठबंधन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठित यह गठबंधन जर्मन और जापानी कोड को समझने में ब्रिटेन, अमेरिका के सहयोग से विकसित हुआ। यह गठबंधन गुप्तचर समूह की एक श्रृंखला पर आधारित है, मुख्य रूप से UK-USA बिजनेस एग्रीमेंट वर्ष 1946, जो सदस्य देशों के बीच व्यापक पर्यवेक्षण, आसूचना संग्रहण और डेटा साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मोरन समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे असम की एक मूल जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2. मोरान नव वैष्णव धर्म का पालन करते हैं और मोआमुरिया संप्रदाय से संबंधित है। 3. अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को असम सरकार द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मोरन समुदाय इसे असम की एक मूल जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसकी एक छोटी आबादी अरुणाचल प्रदेश में भी रहती है। अतः कथन 1 सही है। वे धर्म से वैष्णव हैं और मोआमरिया संप्रदाय से संबंधित है। श्री शंकर देव के शिष्य श्री अनिरुद्ध देव ने उन्हें असम में नव वैष्णववाद से परिचित कराया। अतः कथन 2 सही है। असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। अतः कथन 3 सही है।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। 2. भारत ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वां स्थान प्राप्त किया है, जो वर्ष 2024 के 126वें स्थान से बेहतर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर ने गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी की, अतः कथन एक सही है। WHR 2025 की मुख्य विशेषताएं: सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, लगातार 8वें वर्ष, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। भारत की रैंकिंग 118वीं 2025, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्रे हाउस और बंदोपाध्याय समिति जो कभी कभी समाचारों में रहती है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण, बी. खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण सुधार, सी. आपराधिक न्याय सुधार और जांच प्रक्रियाएं, डी. वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।